हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। यूट्यूब में वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाएं। आज हम लोग बात करेंगे लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के ऑफ़र एंड एक्सेप्टेंस के बारे में। बेसिकली इस पार्ट को मैं दो पार्ट में डिवाइड कर दूंगा। ऑफ़र एक्सेप्टेंस को पूरा डिटेल में बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट, व्हाट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट? A contract is a legally binding agreement that court will enforce। जैसा कि हम बात करते हैं, अ कॉन्ट्रैक्ट एक लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट है जो कि कोर्ट के अंदर में आ सकता है कि कोर्ट उसको लीगली एनफोर्स करता है, वो दोनों पार्टीज़ को मानना पड़ेगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए आप जाते किसी रेस्टोरेंट में, आप वहाँ पे मेन्यू कार्ड देखते हैं कि हाँ ये चाउमीन आ रही है 200 रुपये की, तो आप उस चाउमीन को ऑर्डर करते वेटर को बुलाते हैं, आपने कहा मुझे 1 प्लेट चाहिए। तो बेसिकली आप दोनों में कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हुआ है जिसमें कि आपने रेट देखा, प्रोडक्ट देखा, आपने कहा हाँ ये मुझे चाहिए, और उधर वेटर ने कहा ये अवेलेबल है। अब वो उसकी ड्यूटी है आपको देगा और आपकी ड्यूटी है उसको यूज़ करके या खाना खा के आप उसको पे करेंगे। तो बेसिकली एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट हो गया। डेली लाइफ में बहुत से ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली यूज़ होता है। तो अलग अलग चीज़ें होती हैं, इकोनॉमिक चीज़ें होती है, बार्टर सिस्टम में भी कॉन्ट्रैक्ट होता है। जैसे पहले के ज़माने में होता था, वहाँ मनी नहीं यूज़ होता था, बार्टर सिस्टम यूज़ होता था। तो बेसिकली अब हम लोग इसका सेकंड पार्ट पढ़ते हैं, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। देयर मस्ट बी अ सीरियस डेफिनेट ऑफर टू कॉन्ट्रैक्ट। अब कॉन्ट्रैक्ट तभी फॉर्म हो सकता है जब उसमें ऑफर एंड एक्सेप्टेंसेस हो। अब ऑफर किसको कहते हैं कि ऑफ़र दिया गया, कि मैंने ऑफ़र दिया मिस्टर ए को कि क्या आप ये सामान लेंगे मुझसे फॉर ₹20,000। तो मिस्टर ए ने उस प्रोडक्ट को जब एक्सेप्ट किया, मेरे ऑफ़र को एक्सेप्ट किया कि हाँ मैं 20,000 में ये प्रोडक्ट ले लूँगा, तो बेसिकली ये कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हो गया। दोनों की मर्ज़ी की बेसिस पे ये कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हो गया। सेकंड पॉइंट लिखा है, टर्म्स ऑफ द ऑफर मस्ट बी एक्सेप्टेड बाय द पार्टी टू whom it was communicated to। तो जैसा कि मैंने बताया कि ऑफ़र का जो एक्सेप्टेंस है वो दोनों पार्टीज़ के थ्रू होना चाहिए, या ऑफरर जो ऑफ़र कर रहा है वो पार्टीज़ को एक्सेप्ट होना चाहिए। अब पार्टीज़ 2 भी हो सकते, 3 भी हो सकते, सिंगल भी हो सकता है। जेन्युइन एक्सेंट, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस मस्ट नॉट बी बेस्ड ऑन वन पार्टी डिसीविंग अनदर, इंपॉर्टेंट मिस्टेक और अनफेयर प्रेशर ऑब्टेन्ड ऑफ। अब इसमें जेन्युइन एक्सेंट होना चाहिए। जेन्युइन एक्सेंट मतलब होता है कि जेन्युइनली एक्सेप्ट होना चाहिए। एसेंट का यहाँ मतलब है कि जेन्युइनली एक्सेप्ट होना चाहिए। अब इसका मतलब ये होता है कि दोनों पार्टीज़ में किसी पे प्रेशर डाल के या डिसीव करके, डिसीव इन द सेंस मैं फ्यूचर में बताऊंगा, फ्रॉड का केस आता है, तो फ्रॉड करके या डिसीव करके आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते। आपको जेन्युइनली पूरा ऑफ़र समझाना पड़ेगा, पूरी चीज़ें बतानी पड़ेगी और अनफेयर प्रेशर नहीं देना है सामने वाली पार्टीज़ को ऑफ़र को एक्सेप्ट करने के लिए। वो अगर नेचुरली नॉर्मली अपने से ऑफ़र को एक्सेप्ट करता है तो इसी को लीगल कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। फिर थर्ड पॉइंट है लीगैलिटी। द एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज मस्ट बी लीगल। फॉर एग्जाम्पल, एग्रीइंग टू पे समवन टू कमिट अ क्राइम कैन नॉट बी अ कॉन्ट्रैक्ट। अब जैसा कि थर्ड पॉइंट समझते हैं हम लोग लीगैलिटी। लीगैलिटी का मतलब है कि एग्रीमेंट जो पार्टीज़ के बीच में हो रही है वो लीगल होनी चाहिए, इलीगल या वॉइड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। जैसे कि एग्जाम्पल है कि अगर किसी को मर्डर करने के लिए मैं मिस्टर ए को पैसे दे रहा हूँ तो ये कॉन्ट्रैक्ट लीगल नहीं है, क्योंकि ये एक तरह से क्राइम कमिट किया जा रहा है। तो इसमें ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा। इसको मैं कोर्ट में नहीं साबित कर सकता हूँ या लीगली एनफोर्स नहीं कर सकता हूँ कि मिस्टर ए ने मेरा काम नहीं किया, मैंने मिस्टर बी को मारने के लिए मिस्टर ए को पैसे दिए थे। तो ये एक तरह से क्राइम होगा और ये एग्रीमेंट नहीं माना जाएगा। लीगल एग्रीमेंट होना चाहिए। कंसिडरेशन, फोर्थ पॉइंट है, द एग्रीमेंट मस्ट इन्वॉल्व बोथ साइड रिसीविंग समथिंग ऑफ लीगल वैल्यू एज अ रिजल्ट ऑफ अ ट्रांजैक्शन। अब इस फोर्थ पॉइंट का मतलब क्या होता है? कंसिडरेशन। कंसिडरेशन का मतलब ये होता है कि कुछ एसेट या कुछ एक प्रॉपर्टी होनी चाहिए जो बेसिकली उसकी एक लीगल वैल्यू होनी चाहिए और जो बोथ साइड्स में रिसीविंग या गिविंग होनी चाहिए। जैसा कि मैंने पहले एग्जांपल में बताया आपको कि आपने चाउमीन ऑर्डर किया 200 रुपये का होटल में जाके, तो इसमें जो कंसिडरेशन है वो होगा चाउमीन, जिसकी लीगल वैल्यू है 200 रुपये, और वो वेटर अपने होटल से आपको देगा, आप उसको कंज्यूम करेंगे। तो बेसिकली ये साइड्स, बोथ साइड्स रिसीविंग एंड गिविंग हो रही है और इसकी लीगल वैल्यू भी है, तो इसको एक तरह से कंसिडरेशन किया जा सकता है। कैपेसिटी,
द पार्टीज मस्ट बी एबल टू कॉन्ट्रैक्ट देमसेल्फ इंस्टेड ऑफ हैविंग द यूजर पेरेंट लीगल रिप्रेजेंटेटिव। अब इसमें क्या है, फिफ्थ पॉइंट में ये कहा जाता है कि कैपेसिटी होनी चाहिए। कैपेसिटी बोले तो माइनर नहीं होना चाहिए या अनसाउंड माइंड वाला नहीं होना चाहिए पार्टीज में कोई भी। दोनों 18 ईयर्स के अबव होना चाहिए जो लीगल होना चाहिए, और साथ में 18 साल के ऊपर होने के बाद ये पेरेंट और लीगल रिप्रेजेंटेटिव नहीं होना चाहिए, खुद से ऑफर देना और एक्सेप्टेंस होना चाहिए, कैपेसिटी होनी चाहिए। 6 पॉइंट है राइटिंग। सम एग्रीमेंट्स हैव टू बी रिटन इन टू बी फुली एनफोर्सेबल इन कोर्ट। अब 6 पॉइंट इसमें जो आता है ये होती है राइटिंग। राइटिंग में चीज़ें होनी चाहिए, प्रॉपर फॉर्मेट होता है। जैसे कोर्ट में हम लोग किसी भी तरह से कोई फॉर एग्जांपल लीजिए रेंट एग्रीमेंट, तो रेंट एग्रीमेंट जो होता है पूरा प्रॉपर आपका रेंट एग्रीमेंट के थ्रू होता है कि हाँ मैं यहाँ पे ये करूँगा, मैं यहाँ पे रहूँगा, 11 महीने का रेंट एग्रीमेंट होता है। तो बेसिकली इन राइटिंग होना चाहिए जो कोर्ट में प्रूफ किया जा सके। वर्बली बोलने से ये नहीं हुआ कि मैंने बोल दिया कि हाँ मैं आपके यहाँ रहूँगा 11 महीने में, आपको 6000 रेंट दूंगा, आपने रिटर्न में तो नहीं लिया। अब वो अगर फ्यूचर में 5000 आपको रेंट देता है 6000 की जगह, तो आप उस पर लीगली केस नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास वो राइटिंग में नहीं है। तो प्रॉपर राइटिंग में होना चाहिए। अब हम लोग इसका सेकंड पार्ट में आते हैं, ऑफरर। ऑफरर उसको कहा जाता है वन वो मेक्स अ डेफिनेट ऑफर। अब इसमें ऑफरर जैसे होता है कि मिस्टर ए कहता है मेरे पास 20,000 रुपीज़ के प्रोडक्ट्स रखे हैं, मैं मिस्टर बी को बेचना चाहता हूँ। तो ऑफरर वो होता है जो ऑफ़र बनाता है। यहाँ पे इन द केस होगा मिस्टर ए ऑफ़र दे रहा है मिस्टर बी को, तो उसको ऑफरर कहा जाएगा। और ऑफरी उसको कहा जाता है जो ऑफ़र जिसके बिहाफ को ऑफ़र किया जा रहा है। मतलब जैसे मिस्टर ए ने मिस्टर बी को ऑफ़र किया कि मेरे पास 20,000 के प्रोडक्ट्स हैं, तो मिस्टर बी यहाँ पे ऑफरी बन गए, मिस्टर ए यहाँ पे ऑफरर बने और मिस्टर बी यहाँ पे ऑफरी बन गए। अब यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, एग्जाम्पल को इसको रीड कर सकते हैं। बहुत इजी एग्जाम्पल मैंने बता दिया आपको यहाँ पे ऑफरर और ऑफरी के बारे में, मिस्टर ए और मिस्टर बी के बीच में। अब रिक्वायरमेंट ऑफ एन ऑफर, इसके लास्ट पार्ट में मैं आता हूँ। ऑफर के लिए अ प्रपोजल होना चाहिए, प्रपोजल फ्रॉम द ऑफरर। अब जैसे आपको कोई प्रोडक्ट बेचना है तो आप मिस्टर बी को मिस्टर ए ने ऑफ़र भेजा, एक प्रपोजल भेजा अपनी तरफ से कि हाँ मेरे पास 20,000 रुपीज़ के प्रोडक्ट है, XYZ कुछ भी प्रोडक्ट हो सकता है, तो मैं ये 20,000 में आपको सेल करना चाहता हूँ। तो इसको एक तरह से प्रपोजल कहा जाता है, जो प्रपोजल ऑफर भेजता है ऑफरी को। और बेसिकली इसका सेकंड पार्ट ये भी है, प्रपोजल टू डू, इट कैन बी अ प्रपोजल टू डू और नॉट टू डू सम स्पेसिफाइड थिंग इन द फ्यूचर। और ये प्रपोजल फ्यूचर के लिए भी हो सकता है कि मैं फ्यूचर में आपको इतना रुपए दूंगा या इतने रुपए के प्रोडक्ट्स दूंगा, आप मुझे इसका इतना पेमेंट करेंगे। ये फ्यूचर के लिए भी ऑफर होना चाहिए, हो सकता है प्रपोजल फ्यूचर के लिए भी हो सकता है। अब वैलिड ऑफर क्या होता है? टू क्रिएट अ वैलिड ऑफर, द ऑफरर मस्ट बी अपीयर टू इंटेंड क्रिएट अ लीगल ऑब्लिगेशन। इसमें क्या होता है, फर्स्ट पॉइंट, इसमें जो ऑफरर होता है जैसे मिस्टर ए और मिस्टर बी में, तो बेसिकली मिस्टर ए जो होता है उसका एक इंटेंशन होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, और एक लीगल ऑब्लिगेशन का इंटेंशन होना चाहिए। जैसे वो कहता है कि मिस्टर ए कहता है मिस्टर बी से कि मैं आपको कल की डेट में 20,000 रुपीज़ का प्रोडक्ट आपको दूंगा, तो मिस्टर बी अगर प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो वो एक कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। तो ये एक क्लियर ऑब्लिगेशन लग रहा है कि, और ये एक लीगल लग रहा है कि हाँ कल की डेट में ये प्रोडक्ट देगा। अब अगर मिस्टर ए फ्यूचर में ऐसा करता है, कहता है कि मैं आपको ये प्रोडक्ट तब दूंगा जब जैसे दुनिया ख़त्म होने वाली होगी, इन्फिनाइट। अब दुनिया कब ख़त्म होने वाली है, कब ख़त्म नहीं होने वाली है, किसी को नहीं पता। तो ये एक तरह से वैलिड ऑफर नहीं माना जाएगा। ये वैलिड ऑफर कहाँ नहीं दे सकते क्योंकि इसका कोई ऑब्लिगेशन ही नहीं है, लीगल ऑब्लिगेशन ही नहीं है कि फ्यूचर में क्या होगा नहीं होगा, किसी को नहीं पता। तो इसका कोई लीगल ऑब्लिगेशन ही नहीं है। सेकंड है, द टर्म मस्ट बी डेफिनेट एंड कंप्लीट। जैसे कि मैंने बताया, द टर्म जो होता है, जो ऑफर होता है, वो कंप्लीट और डेफिनेट होना चाहिए। जैसे उसमें क्लियरली है कि 20,000 रुपीज़ के मैं प्रोडक्ट्स दूंगा आपको कल की डेट में, तो ये एक तरह से डेफिनेट है और ये कंप्लीट है, इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है। द ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरी। इसमें जो है थर्ड पॉइंट जो कहता है कि ऑफर कम्युनिकेट किया जाएगा ऑफरी को। जैसे मिस्टर ए को अगर कोई प्रोडक्ट बेचना है तो मिस्टर बी को ऑफर, एक तरह से मिस्टर बी ऑफरी हुए,
तो वो कम्युनिकेट किया जाएगा। अब कम्युनिकेट के अलग अलग पोजीशंस है कि कैसे कैसे आदमी कम्युनिकेट कर सकता है। कम्युनिकेशन बाय टेलीफोन, कम्युनिकेशन बाय लेटर, आज के टाइम में मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ है, कम्युनिकेट बाय व्हाट्सएप भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो बेसिकली कम्युनिकेशन होना चाहिए आपस में दोनों में, तभी एक वैलिड ऑफ़र होगा। बिना आप ऑफरी के एक्सेप्टेंस से कैसे ऑफ़र मान लेंगे, आप खुद से उसको नहीं मान सकते। इन रिटर्न आपके पास ऑफरी का कम्युनिकेशन होना चाहिए कि हाँ मैं आपसे 20,000 रुपीज़ का प्रोडक्ट कल की डेट में लूँगा, तभी वह लीगल ऑब्लिगेशन बनेगा, तभी एक कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म होगा। तो फर्स्ट पार्ट में बेसिकली अभी तक मैं इतना ही रखता हूँ। नेक्स्ट पार्ट के लिए मैं आपको दूसरे वीडियो में बताऊँगा। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।